Hello, students. I'm sure you all are doing very well, and your progress in financial management subject is going on a rocket speed. Today, we are going to start with a very small topic from the chapter Working Capital Management, that is, Management of Payables. It's a very simple and short video for you, राइट इसमें ज़्यादा सम्स नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, राइट. सो चलिए बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स की. बच्चों, पेएबल्स का मीनिंग क्या? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेएबल्स, सो नेचुरली आपके मन में आएगा कि हमारे बिजनेस के जो पेएबल्स होते हैं जनरली, जिसे हम पेएबल्स कहते हैं, वो लोग होते हैं, वो सप्लायर्स होते हैं जिनके पास से हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं. So you are absolutely correct. Here, if I say it is management of creditors, then also the chapter is going on a right direction. चलिए देखते हैं कि हम जब कहीं से गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, और अगर कहीं से हम गुड्स क्रेडिट पे नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं. यानी इसमें देखो क्या है, आप कहेंगे सर दोनों में नुकसान ही है. यस, अगर आप गुड्स क्रेडिट पे लेते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर आप गुड्स क्रेडिट पे नहीं लेते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. उन दोनों प्रॉब्लम को हम सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं. जैसे सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट, यानी अगर गुड्स को आप अगर क्रेडिट पे लेते हो तो ये आपको सब प्रॉब्लम्स हो सकती है. सबसे पहला प्राइस. जनरली कोई भी व्यक्ति जब क्रेडिट पे गुड्स लेता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, प्राइस हाई होती है. इसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर एक इंटरेस्ट फैक्टर, राइट, इसके अंदर एक इंटरेस्ट फैक्टर को ऐड कर दिया जाता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Suppose you are purchasing something in 100 rupees in cash today. Now, if you want to convert this in cash transaction to deferred payment transaction and you want to make payment after say a month, then naturally the seller would charge something higher than 100 rupees. Because seller क्या सोचेगा? Had he received the amount before 1 month in cash transaction, he would have invested that amount somewhere else. So interest factor या तो opportunity cost का जो factor है ये लग जाता है. इसकी वजह से जनरली क्रेडिट के अंदर ट्रांजैक्शंस की प्राइस ज़्यादा होती है. आपको किसी तरह का कोई कैश डिस्काउंट वगैरह भी नहीं मिलता है, इसका भी आपको लॉस करना पड़ता है. आप जनरली जब किसी चीज़ को कैश में खरीदते हो, तुरंत पेमेंट करते हो, तो कैश डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब उससे भी प्राइस आपकी ज़्यादा जाएगी. लॉस ऑफ गुडविल. आपने क्रेडिट पे परचेस किया एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन, सपोज आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो एक सप्लायर जिसका पेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया था, वो हो सकता है कि आपकी ये बात, आपका नॉन पेमेंट का जो ये किस्सा है, वो बाकी सारे मार्केट में सभी व्यापारियों को, सभी ट्रेडर को सुनाए. तो एक फॉल्ट की वजह से हो सकता है कि आपको पूरे मार्केट में गुडविल का लॉस झेलना पड़े. अब देखिए बिजनेस है, हो सकता है कि कई बार क्रेडिटर को पैसा चुकाने में लेट भी हो जाए. द रीजन मे बी जेन्युइन ऑल्सो. फिर भी आप अपने सप्लायर को किसी और के साथ ये चीज डिस्कस करने से कैसे रोकोगे? हो सकता है इसकी वजह से मार्केट में आपके नेम का जो ट्रस्टवर्दीनेस था वो थोड़ा सा कम हो जाए. देन द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द क्रेडिटर्स. देखिए क्रेडिटर को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है. जैसे मैं तो इसमें बहुत प्रैक्टिकल सोचना चाहता हूं, नॉट ओनली द थियरी पॉइंट्स विच आर गिवन इन द स्टडी मटेरियल. हम प्रैक्टिकल बनेंगे तो इसमें और मजा आएगा. देखिए क्रेडिटर है, उसके पास अगर आप गुड्स लेके आते हो तो पहले उसका अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है, इनवॉइस मेंटेन करना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी है वो प्रॉपरली आपको मेंटेन करनी है. क्रेडिटर्स को खुश रखने के लिए हो सकता है कि आपको अलग अलग कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल में गिफ्ट्स वगैरह देना हो, राइट. काफी सारी आपकी फॉर्मालिटी, क्रेडिटर्स के यहाँ जाना, मीटिंग्स करना, ये सब मतलब बढ़ जाए. तो क्रेडिटर को मैनेज करना भी तो कॉस्टली है, उसके साथ कई सारी कॉस्ट जुड़ी हुई है. क्रेडिटर्स के कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ता है. समटाइम्स इफ यू आर लेट इन मेकिंग द पेमेंट तो आपको लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है. ये सब है कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द क्रेडिटर्स. एंड कई बार
क्रेडिट लेने के लिए आपको बिग परचेस करना पड़ता है। मैं इसको सिंपली लिखना चाहूंगा, बिग परचेस। ये बिग परचेस करना पड़ता है, इसका मतलब क्या? क्रेडिटर आपको कहता है दैट इफ यू परचेज certain goods beyond certain quantity only, then only you will get the credit benefit। तो कई बार क्रेडिट लेने के चक्कर में हमें जरूरत से ज्यादा स्टॉक खरीदना पड़ता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी फ्यूचरिस्टिक बनते हुए कि कभी ना कभी तो काम लग जाएगा, ऐसा सोचते हुए कई बार हमको ज्यादा गुड्स खरीदना पड़ता है। अब ये ज्यादा गुड्स खरीदना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है बाद में प्राइस गिर जाए, हो सकता है पेरिशेबल गुड्स टाइम पे ना बिक पाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा गुड्स खरीदते हैं तो हमारे सर पे एक रिस्क हमेशा रहता है। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स जो आपको क्रेडिट परचेस करते वक्त झेलनी पड़ सकती है। बट देर आर सम अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अगर आप क्रेडिट परचेज ना करो तो क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द क्रेडिट। अब मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं किसी से उधार गुड्स नहीं खरीदता, मैं तो कैश में ही गुड्स खरीदूंगा, एक हाथ पैसे दो, दूसरे हाथ गुड्स लो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या इसका भी कोई कॉस्ट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इसका भी कॉस्ट है। अब देखो इसका कॉस्ट क्या है। सबसे पहला है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मैं समझाता हूं। अगर मान लो आपने आज गुड्स खरीदा है, राइट, आज गुड्स आपने खरीदा है, कितने रुपये में खरीदा? 1000 में। और अगर आज के आज आपने कैश चुका दिया, आपने कैश में खरीदा, तो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू विल लूज योर 1000 रुपीज, वो आपका 1000 गया, राइट। लेकिन अगर आपने यही गुड्स क्रेडिट पे खरीदा होता, मान लो आपने यहां पे क्रेडिट पे खरीदा, तो आपका पेमेंट 0 हुआ एंड आपको पेमेंट करना था आफ्टर 6 मंथ। सपोज आपको पेमेंट करना था आफ्टर 6 मंथ, तो यहां पे इन्फ्लेशन की वजह से आपका गुड्स हो सकता है थोड़ा महंगा हो गया हो। ये जो आपने गुड्स खरीदा था, जो आर्टिकल आपने यहाँ पे खरीदा था, हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 6 मंथ के बाद उसकी प्राइस 1000, बहुत ज़्यादा ही मैं इन्फ्लेशन नहीं करना चाहता, 1020 रुपीज़ हो गई हो। तो लेकिन क्या 6 मंथ के बाद आपको 1020 चुकाना पड़ेगा सप्लायर को? द आंसर इज नो। आपने क्रेडिट का फायदा उठाया था, इसलिए आपका पेएबल 1000 रुपीज पे फिक्स हो गया था। अब even after 6 months where the money value has been diminished because of inflation, still you have to pay only 1000 rupees। यानी आपने पास्ट में ही अपने फ्यूचरिस्टिक पेमेंट को फिक्स कर लिया था। समझ में आता है बच्चों? आपने पास्ट में ही अपने फ्यूचरिस्टिक पेमेंट को सिक्योर कर लिया था। ये भी एक बेनिफिट था क्रेडिट लेने का। बट नहीं लोगे तो आप ये 1000 रुपीज सीधा लगा दोगे। और क्रेडिट लेने का फायदा और देखो, ये 1000 रुपीज को आप ये 6 मंथ तक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकते हो। इसको इन्वेस्ट करके आपको कुछ पैसा मिलेगा। मान लो 1000 रुपीज को इन्वेस्ट करके आपने 10 रुपीज अर्न कर लिया, तो आपको 1000 अगर आपने पहले ही चुका दिया होता तो 1000 चला जाता आपके हाथ से। लेकिन जब फ्यूचर में आपने चुकाया तो आपने 10 रुपीज एक्स्ट्रा कमाई कर ली है एंड फिर भी चुकाया तो 1000 ही, सो आपको 10 रुपीज का एक्चुअली प्रॉफिट हो गया। यानी आप यूं कह सकते हो कि जो 1000 की चीज थी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उसमें से 10 रुपीज का प्रॉफिट काटूं तो 990 में आपको नेट पड़ा, क्योंकि उसी 1000 को पहले नहीं चुका के आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपने 10 रुपी अर्न कर लिया। अगर आपने 10 रुपी उसके ऊपर अर्न किया तो अल्टीमेटली स्पीकिंग वो 10 रुपी का प्रॉफिट गिना जाए, 10 रुपी का कंजम्पशन गिना जाए, तो जो चीज इन्फ्लेशन के बाद 1020 की हो गई है वो आपको वैसे 1000 से भी कम में, चीपर, सस्ते में पड़ी और ओनली 990 में वो आपने खरीदा, राइट। सो समझिए ये बेनिफिट है इन्फ्लेशन का और क्रेडिट लेने का। जो क्रेडिट नहीं लेगा वो ये इन्फ्लेशन का बेनिफिट ले पाएगा नहीं। एक और चीज है इंटरेस्ट। अगर आप क्रेडिट नहीं लोगे तो आपको कहीं ना कहीं से कैश पेमेंट करने के लिए पैसा लाना पड़ेगा। अब ये पैसा हो सकता है कि आप कहां से लेके आ सकते हो सकता है कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हो सकता है कि आपने बैंक की कोई टर्म लोन वगैरह लिया हो। तो बोरोइंग्स और लोन लेने से क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट का कॉस्ट भरना पड़ता है। वो क्रेडिटर खुद कम इंटरेस्ट या बिना इंटरेस्ट के आपको क्रेडिट देने को तैयार है, तो फिर आपको बैंक से पैसा उठाने की और बैंक को इंटरेस्ट भरने की क्या जरूरत है बच्चों? इट्स बेटर कि क्रेडिट ही ले लो।
क्रेडिट ही ले लो, पेमेंट करने के लिए लोन मत लो। बाद में जब गुड्स बिकेगा या फ्यूचर डेट पे कहीं से पैसा आएगा तब क्रेडिटर को पैसा चुका देना बेटर रहेगा। एंड वन इज इनकन्वीनियंस। देखो इनकन्वीनियंस को मैं बहुत ही सिंपल वे में देखूंगा। अगर आप हमेशा कैश परचेज ही करने की बात करोगे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनकन्वीनियंट फॉर यू, बिकॉज बिजनेस में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हर बिजनेसमैन को झेलनी पड़ती है, और उस प्रॉब्लम का नाम है टेम्पररी कैश क्रंच। बिजनेस में देखो, कोई चाहे करोड़पति बिजनेसमैन क्यों ना हो, राइट, हर एक बिजनेसमैन को एक ये प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी कैश क्रंच। बिजनेस में कई बार ऐसी हालत होती है कि टेम्पररी आपके पास कैश या बैंक बैलेंस कम होता है, वो कहीं ना कहीं से आ जाने वाला होता है, बट टेम्पररी वो कम होता है। तो ऐसे वक्त में अगर आपको अचानक आपके मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को चलाने के लिए, चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाओगे? तब तो आपको गुड्स क्रेडिट पे ही लेना पड़ेगा ना। सो इनकन्वीनियंस होती है अगर आप गुड्स को क्रेडिट पे नहीं खरीदते, तुरंत आपको पैसे का पेमेंट करना होता है, एंड टेम्पररी कैश क्रंच के वक्त आप परचेज राइट टाइम पे नहीं कर सकते। उससे आपका प्रोडक्शन जो है वो अटक सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, और वो रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपके ऑर्डर के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है बच्चों। सो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर आपने इतना कुछ डिस्कस किया, आपको क्या लगता है आप अगर बिजनेस करो तो क्या आप क्रेडिट लोगे? 100% मैं क्रेडिट लूंगा। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो 100% मैं क्रेडिट लूंगा। 100 बात की एक बात, 99% क्रेडिटर जो है वो लोन से सस्ता पड़ता है। What is the reason behind that? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि 99% क्रेडिटर जो है वो बैंक लोन या अदर बोरोइंग से चीपर होता है। रीजन ये है कि क्रेडिटर जो है उसका मेन टारगेट होता है गुड्स को सेल करना। ही इज नॉट अ फाइनेंसर। वो इंटरेस्ट अगर चार्ज करेगा भी आपसे प्राइस में जोड़ के तो उतना चार्ज नहीं करेगा जितना मार्केट में लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि बेसिकली ही इज अ ट्रेडर और बेसिकली ही इज अ मैन्युफैक्चरर, वो फाइनेंसर नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो थोड़ा कम ही चार्ज करेगा, अगर चार्ज करेगा तो की बात। कई बार तो बिना इंटरेस्ट के भी वो गुड्स दे सकता है अपने को। इसीलिए मैं अगर बिजनेस में जाऊं प्रैक्टिकली तो मैं क्रेडिट 101% लूंगा, मतलब लूंगा। तो ये था बच्ची सिंपल सी थियरी, राइट। थियरी में कुछ इतना मेरे हिसाब से लेने जैसा नहीं है, थियरी में कुछ सोचने जैसा भी नहीं है। सीधे मैं इसके प्रैक्टिकल सिचुएशन में आता हूं और आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं कि पेएबल का मैनेजमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर मैं आता हूं। इसमें लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ द कैश डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट को गिनने के लिए दो फॉर्मूला है, राइट। एक है सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार इतनी क्लमजी काउंटिंग होती है जो आप रियल और सिंपल कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो फाइनेंशियल या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही चाहिए। ICEI की बुक में दोनों सॉल्यूशन दिए होते हैं। जो आपका कंटिन्यूअस वाला सॉल्यूशन होता है वो ICEI किसी कंप्यूटर या फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे गिन के लिख देती है। हमारे पास एग्जाम में वो साइंटिफिक कैलकुलेटर या फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए मैं जो आपको तरीका सिखाऊंगा वो सिंपल तरीके से इंटरेस्ट गिनने का तरीका ही सिखाऊंगा। हम कंपाउंडिंग को ध्यान में नहीं लेंगे बच्चों। देखते हैं, सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन आई एम श्योर आपको एकदम समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। देखिए क्या लिखा है। सपोज XYZ Limited has been offered credit terms from its major supplier of 2/10 net 45, right? Hence the company has a choice of paying rupees 98 per 100 or to invest rupees 98 for an additional 35 days and eventually pay the supplier rupees 100 per 100. The decision as to whether the discount should be accepted or depends on the opportunity cost of investing 98 for 35 days. Analyze what should the company do. आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन लगता है। कुछ हैवी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द डेट ऑफ परचेज। सपोज ये डेट ऑफ परचेज है, ये 0 डेज कर देता हूं। यहां पे आफ्टर 10 डेज, ये 10 डेज है और यहां पे 45 डेज है।
देखिए मेरे पास आइडिया क्या है, मुझे ये कहा गया है कि इफ आई मेक पेमेंट इन दिस टाइम पीरियड, मतलब आप यूं समझ लो कि मैं 10th डे ही पेमेंट करूंगा, मैं आपको समझा चुका हूं, व्हेन द कैश डिस्काउंट इज गिवन टू यू इट्स बेटर दैट यू पे ऑन द लास्ट डे ओनली। तो अगर मैं यहां पे पेमेंट करता हूं तो मुझे 98 का पेमेंट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर मैं 10th डे में पेमेंट कर देता हूं तो मुझे 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 10th डे पे अगर मैं ट्रेडर को पेमेंट कर देता हूं तो मुझे 98 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं 10th डे पे पेमेंट ना करूं तो क्या होगा, इसी 98 रुपीज को मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, इसी 98 रुपीज को मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, 35 डेज तक इन्वेस्ट कर पाऊंगा, 35 डेज तक इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और उसको इन्वेस्ट करने के बाद अब जो मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा वो 45th डे में 100 रुपीज चुकाना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको यूं कह सकता हूं, टू यूज 98 रुपीज, बात ध्यान से समझना, टू यूज 98 रुपीज फॉर 35 डेज, to use 98 rupees for 35 days we have to pay, हम खुद ही ये क्वेश्चन का एक पार्ट बन जाते हैं तो अच्छा रहेगा, we have to pay 2 रुपी एक्स्ट्रा। क्या इसका यही मतलब हुआ? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, अगर आप 98 रुपीज को 10वें दिन का पेमेंट नहीं करना चाहते और बराबर 45th डेज के बाद ही पेमेंट करना चाहते हो तो आपको 2 रुपया पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 98 रुपीज को 35 डेज तक यूज करने के लिए आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, यही इसका मतलब निकला। चलो इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए मैं यूं लिखूंगा, कॉस्ट इन परसेंटेज क्या आएगा, 2 रुपी डिवाइडेड बाई 98 के ऊपर चुकाना पड़ा ना, 2 रुपी डिवाइडेड बाई 98 इंटू मुझे 360 डिवाइडेड बाई 35 करना पड़ेगा। अच्छा डेज कितने कहीं बोला है? कहीं नहीं बोला, तो मैं इसे 365 ही लेना पसंद करूंगा। इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट परसेंटेज पर एनम की मिल जाएगी, एक तरह का इंटरेस्ट रेट ही मिल जाएगा। 2 डिवाइड बाई 98 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 35, मेरे बच्चों ये जो मुझे कॉस्ट पड़ा ना वो 0.2128 इक्विवेलेंट टू 21.28% का कॉस्ट पड़ा। वापिस एक बार गिन के मैं इसे देखना चाहूंगा। तो बच्चों मेरा जो है कॉस्टिंग 2 इंटू 365 बाई 98 बाई 35, ये 21.28% का मुझे कॉस्ट पड़ा। इट्स लाइक मैंने अगर 98 रुपीज को इन्वेस्ट किया आने वाले 35 डेज तक, उसकी वजह से मुझे 2 रुपये का खर्चा करना पड़ा, एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा, वरना मैं कैश में तो 98 देके ही बच जाता। जस्ट बिकॉज वो 98 मैंने 10वें दिन नहीं चुकाया, 35 डेज के बाद चुकाना चाहा, मुझे 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा ना बच्चों, 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये मुझे 21.28% कॉस्ट बताता है। ये मेरा कॉस्टिंग आया। मैं देखना चाहता हूं मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो यहां पे इतना तो हो गया। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो वो तो हमें सवाल में कहीं पे भी बोला हुआ नहीं है। हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है वो तो हमें सवाल पे कहीं पे भी बोला हुआ नहीं है। तो मैं इसको कैसे डिसाइड करूं? मान लिया जाए कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25%, ऐसा मान लिया जाए। सपोज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 25%। तो देखो क्या होगा, तो मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कॉस्टिंग मेरे क्रेडिटर की है वो 21.28% ही है और मेरी खुद की कॉस्टिंग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 25% है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिजम्पशन कर रहा हूँ, ICAI भी प्रिजम्पशन करती है। मैं यहाँ पे एक अगर प्रिजम्पशन करूँ, क्या प्रिजम्पशन करूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, एक बार ज्यादा ले लूँ, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो मान लो मैंने 25% ले ली, तो मैं 25% पे पैसा कहीं लगा सकता हूं। जैसे मैं यूं कह सकता हूं कि 98 रुपीज मैंने लिया, उसके ऊपर मैंने 25% अर्न किया। कितने दिन के लिए अर्न किया? 35 डेज तक अर्न किया। तो देखता हूं कि मुझे कितना मिला।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, मैंने पैसा कहीं और लगाया होगा। 98 इंटू 0.25 इंटू 35 डिवाइड बाई 365, मेरे बच्चों मैंने 2.3493 ये पैसे एक्स्ट्रा अर्न कर लिए होते, ये पैसे मैंने एक्स्ट्रा अर्न कर लिए होते। अब जरा सोचो आप, मैंने इसको 35 दिन तक इन्वेस्ट किया, 98 रुपीज़ को मैंने 35 दिन तक इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट करके मैं 2.3493 कमा पाया, इतना अर्न कर पाया। अब मेरा अर्निंग्स देखे, अर्निंग्स और कॉस्ट का डिफरेंस निकाल दूं, 2.3493 में अर्न कर पाया, उसके सामने 2 रुपीज़ का मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, फिर भी मुझे 35 पैसा 35 पैसा बेनिफिट या 35 पैसा मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये तो पर 100 रुपये पे काउंटिंग चल रही है, पर 100 रुपये पे आपको 34 पैसे का बेनिफिट हुआ जस्ट बिकॉज आपने क्रेडिट पॉलिसी को एक्सेप्ट की। तो कहने का मतलब इतना समझ लीजिए आप, अगर क्रेडिट पॉलिसी का कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है तो आपको क्रेडिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए। सुनिए मेरी बात, अगर क्रेडिट पॉलिसी का कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है, लेस है, तो आपको क्रेडिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर क्रेडिट पॉलिसी का कॉस्ट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट ज्यादा हो जाता है उसके सामने, यू कैन अर्न 25% एंड यू हैव टू पे ओनली 21.28%, इट्स बेटर दैट यू कीप ऑन पेइंग दिस 21.28 एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इस्तेमाल कीजिए, पैसा लेट चुकाइए क्रेडिटर को और उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अर्न कीजिए। सो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही है कि हमने कैसे क्रेडिटर का कॉस्ट निकाला और किस तरीके से हमें नेट बेनिफिट यहां देखने मिलता है। तो यहां एनालिसिस में हम एग्जाम में इतना ही लेके आएंगे कि इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर शुड बी प्रिफर्ड, क्रेडिटर शुड बी प्रिफर्ड एंड हमें उधार गुड्स खरीदना चाहिए। तो ये था बच्चों अपना इवैल्यूएशन ऑफ कैश डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं, ध्यान आपका सिर्फ यहीं पे होना चाहिए। द मरून कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल ऑन द टर्म्स ऑफ 2/10 net 30. A review of company's record by the owner Mr. Srinath revealed that payment are usually made 15 days after the purchase is made. ओके, मैं इसे टाइम लाइन में नोट करता जाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों। देखिए टाइम लाइन है, आज 0 दिन है एंड 15 डेज के बाद इस लेवल पे आप पेमेंट करते हो, ऐसा श्रीनाथ ने देखा। जैसे आप 2/10 net 30 है तो अगर आप 10th डे पे पेमेंट कर देते, मान लो 10th डे पे अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको डिस्काउंट मिल सकता था, लेकिन लेट पेमेंट किया है, अब 15th डे में पेमेंट करते हो तो आपको कोई डिस्काउंट यहाँ पे मिलता नहीं होगा। सो मिस्टर श्रीनाथ रिवील्ड दैट पेमेंट्स आर यूजुअली मेड 15 days आफ्टर परचेज आर मेड। When asked why the firm did not take the advantage of his discount, the accountant Mr. Chandru replied that it cost only 2% for this fund, whereas the bank loan would cost the company 12%. चंद्रू ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ये 2% जो है वो 10 दिन का है, नहीं एक्चुअली 20 डेज का है, 20 डेज राइट के लिए फंड आप इस्तेमाल करो, उसके लिए है। 10th डे में चुका दोगे राइट, आपको 30th डे में तो चुकाना ही था, तो 20 डेज के लिए आपका 2% का कॉस्ट है और ये 12% जो है वो आपका पर एनम का कॉस्ट है। इसलिए चंद्रू भैया ने गड़बड़ कर दी है, जो 20 डेज का कॉस्ट था उसे पर एनम की कॉस्ट से कंपेयर कर दिया है और वो गलत किया है। एनालाइज व्हाट मिस्टेक द चंद्रू इज मेकिंग। चलो पहले यही करते हैं। मान लो अगर मैं 10वें दिन पैसा चुका देता तो मेरा 98 रुपीज चला जाता, अगेन मैं वही 100 रुपये का एग्जांपल ले रहा हूं, चला जाता। मैं ऐसा ना करूं तो मुझे यहां से लेके 98 रुपीज का 20 डेज तक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। कितने दिन तक मिलेगा? 20 डेज तक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, लेकिन उस 20 डेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, आपको 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं? मैं एक्चुअली तो यहां पे सिर्फ 5 ही दिन के लिए 2 रुपया गवा रहा था। मैं एक्चुअल सेंस में देखूं तो मैं तो सिर्फ 5 दिन पैसा इस्तेमाल कर रहा था, मैं तो 15वें दिन पेमेंट कर ही रहा था।
कंपनी क्या 15वें दिन पेमेंट कर ही रही थी। तो एक्चुअली कंपनी क्या कर रही थी, अगर मैं देखूं, हमें यूं भी सोचना चाहिए, बट एक्चुअली कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी वॉज पेइंग rupee to more for using 98 और ₹98 फॉर 5 days एक्स्ट्रा। देखो 15 डे में तो पेमेंट कर ही देती थी, तो हम उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन देखते हैं ना भाई, 15 दिन में पेमेंट करते थे, खाली 5 ही दिन पेमेंट लेट करते थे और उसकी वजह से ₹2 का सेक्रीफाइस करना पड़ता था। तो देखो इसका कॉस्ट इन परसेंटेज हम लेके आते हैं, पर एनम का लेके आते हैं कि कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ा। जस्ट आप ₹2 एक्स्ट्रा चुकाते हो, ₹2 आप एक्स्ट्रा चुकाते हो 98 रुपीज पे, और वो भी आप चुका रहे हो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए। देखिए अब ये जो आएगा ना, खतरनाक फिगर आने वाला है। 2/98 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 5, मेरे बच्चों आपका जो फिगर आया है वो 1.49 इक्विवेलेंट टू 149% आया है। सिर्फ 5 दिन पैसा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते थे आप यहां से यहां, और उस 5 दिन 98 को यूज करने के लिए आपको ₹2 का डिस्काउंट गंवाना पड़ता था। अगर पेमेंट लेट करना ही था तो फिर 38 डेज में ही करते। देखो ये तो ऐसा है ना, अगर लेट पेमेंट करना है तो फिर एकदम आखिरी दिन ही करो यार, राइट, क्योंकि डिस्काउंट तो वैसे भी गया, आपका डिस्काउंट गया ही है, तो फिर 15वें दिन पेमेंट करो या 30 डेज तक वेट करके पेमेंट करो। बेटर तो वही होगा ना कि अब 30 डेज वेट करके पेमेंट करो। ये तो आपने 5 दिन में पेमेंट कर दिया, ₹2 का आपको हर्जाना भुगतना पड़ा, 149% की कॉस्ट आ रही है पर एनम की, और यहां बैंक खाली आपको 12% पे दे रही है। इवन आप ये दूसरे तरीके से गिनो, मान लो कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज कर देती, वो 30th डे में पेमेंट कर दी, तो उसमें क्या होता, कंपनी विल हैव टू पे ₹2 more for using ₹98 for 20 days एक्स्ट्रा। 20 days एक्स्ट्रा, ये मैं 20 डेज क्यों कह रहा हूं, इफ कंपनी पेज एट the end of 30th डे, अगर वो 30th डे के बाद भी पेमेंट करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको ₹2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 20 दिन के लिए। उसका भी कॉस्ट एक बार परसेंटेज में निकालते हैं, इसका भी अगर कॉस्ट परसेंटेज में निकालूं तो वो आ जाएगा 2/98, बट नाउ दिस पेमेंट इज बीइंग डन फॉर 20 डेज यूजिंग द फंड फॉर 20 डेज। तो मैं कुछ इस तरीके से अगर उसे सॉल्व करूं तो देखिए ये कॉस्ट कितना आता है, 2/98 इंटू 365/20। सर ये कॉस्ट भी आपका अच्छा खासा आ रहा है, 0.3725, मतलब ये भी आपका नहीं तो 37.25% आ रहा है। देखिए पहले केस में जो आप बेवकूफ़ी कर रहे थे तब तो आपको सीधा 149% चुकाना पड़ रहा था। अगर आप पूरा का पूरा 10 से लेके 30 तक का पूरे टाइम पीरियड का यूज करो तो भी आपका कॉस्ट 37.25% आ रहा है। मतलब मुझे तो लगता है कि बोरोइंग का रेट अगर इससे कम ही हो तो आपको कम हो क्या दिया ही है 12%, तो क्रेडिटर का डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, राइट। क्रेडिटर का डिस्काउंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और हमें क्रेडिटर बहुत महंगा पड़ रहा है। अभी के हिसाब से तो 149% का लोन है, और अगर मैं 30 डेज तक वेट भी करूं तो वो 37.25% का लोन हो जाएगा। किसी भी तरीके से क्रेडिटर हमारे काम का नहीं है, राइट। देखते सेकेंड क्वेश्चन में ये लोग क्या पूछना चाहते हैं, इफ द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक and was forced to resort to the used trade credit fund, what suggestion might be made to Rohit that would reduce the annual interest cost? Okay, ठीक है, चलो
हमें कहा है कि बैंक से हम लोग बोरो नहीं कर सकते और हमें अगर ये क्रेडिट में ही पैसा लेना पड़े तो भाई हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे पास एक ही रास्ता है। इसका मैं आंसर ये लिखूंगा कि हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट द सप्लायर, रिक्वेस्ट द सप्लायर, राइट, रिक्वेस्ट द सप्लायर टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड। भाई वो जितना क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करेगा उतना मैं पैसा ज्यादा यूज कर पाऊंगा, उतना मेरा ये इंटरेस्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड, और अगर वो क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करने से मना कर देता है तो भाई फिर फाइनली एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे, वी मस्ट यूज आवर मनी टिल द लास्ट डेट। और लास्ट डेट तक यूज करेंगे तो भी हमारी जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो 37.25% आएगी। वैसे मैं तो क्रेडिटर को बोल ही दूंगा कि कहीं और से गुड्स ले लूंगा, या तो तू मेरा क्रेडिट पीरियड बढ़ा, बैंक 12% में देती है, ये क्रेडिटर पूरा का पूरा पैसा आखिर तक यूज करूं तो भी 37.25% का पड़ता है। और ये 5 दिन वाला जो बेवकूफी किया था यहाँ पे ये चंद्रू ने, उसमें तो 149% की लग गई कंपनी की। सो कहने का मतलब या तो सप्लायर को बोलो कि आपको ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे, या तो फिर आप क्या है कि बैंक से ही बोरो करो, और बैंक से बोरो नहीं कर सकते, सप्लायर अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से भी इनकार कर देता है, इतनी अगर मजबूरी है तो फिर आपको 30th डे तक, सुनना मेरी बात, आपको 30th डे तक पूरा का पूरा पैसा यूज करना है, हो सके उतना उसमें ज्यादा कमाने की ट्राई करनी है, तो भी आपको 37.25% का पर एनम कॉस्टिंग तो लगने ही वाला है बच्चों। सो आई एम श्योर मैनेजमेंट ऑफ पेएबल आपको समझ में आया होगा। देखो ज्यादा इसमें से एग्जाम में कुछ आता नहीं है, देयर आर ओनली 2-3 क्वेश्चंस गिवन इवन इन आईसीआई स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल एंड अदर रेफरेंस बुक। तो एक तरह का ये मिसलेनियस टॉपिक है, बट यस कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये टॉपिक भी काफी अच्छा टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें। ये होता है एंड हमारा कैश मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पेएबल के चैप्टर का। थैंक यू सो मच बच्चों।